हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज चैप्टर नंबर 4 कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले आपको डिटेल में स्ट्रैटेजी का मीनिंग डिस्कस करेंगे सबसे पहले। और एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी के साथ ही एक टॉपिक है, दैट इज कंपनी स्ट्रैटेजी। उसको हमें डिस्कस करना है। कंपनी स्ट्रैटेजी में से आपको एमसीक्यू मिल सकते हैं, इस कारण से ये टॉपिक भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और साथ में देखेंगे कि कंपनी स्ट्रैटेजी और एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है। तो पहला टॉपिक हमारा स्ट्रैटेजी, दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा कंपनी स्ट्रैटेजी, थर्ड टॉपिक रहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, तो हमें ये तीनों टर्म अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि स्ट्रैटेजी क्या है, कंपनी स्ट्रैटेजी क्या है और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या है। एंड देन फिर हम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को डिटेल में पढ़ेंगे। कहते हैं डिटेल का मीनिंग, इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में बहुत सारे क्या हैं, आपकी अल्टरनेटिव्स हैं। आप ऐसे समझ लो कंपोनेंट्स हैं, सब पार्ट्स हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के, वो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर नंबर 4 में। बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत पेशेंस के साथ हमें समझना पड़ेगा। और साथ में मैंने जैसे बोला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो पहले एक बार अल्टरनेटिव्स को देख लो, जिससे आपको एक क्राइटेरिया मिल जाएगा कि आपको कितना लेंथ में ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो आप एक बार देखेंगे तो ये आपके न्यू सिलेबस में चैप्टर का ओवरव्यू है, चैप्टर नंबर 4 का। अभी हम देखते हैं कि क्या हमने ये टॉपिक अपने क्विक में देखेंगे, क्या सभी लिए हैं या नहीं लिए हैं। राइट, तो ये देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी या अल्टरनेटिव्स कहिए, जैसे मैंने बोला कंपोनेंट कह सकते हो या पार्ट कह सकते हो इसका दूसरा नाम ग्रैंड स्ट्रैटेजी भी हम कहते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम क्या है, ग्रैंड स्ट्रैटेजी। ये हम सब डिस्कस करेंगे। अभी मैं जब आपको कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का मीनिंग समझाऊंगी डिटेल में, तब आपको इसके बहुत डिफरेंट नेम जो पेपर में भी कई बार आ चुके हैं उनको हम लेंगे। अभी एक नाम लेना चाहो ले लो, क्योंकि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ग्रैंड स्ट्रैटेजी के नाम से। इसमें कितनी स्ट्रैटेजी है, टोटल 4। आप देखेंगे तो एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ या एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट या कॉम्बिनेशन। सिर्फ और सिर्फ मिलाते जाना, नाम नाम मिलाते जाना, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मैं बिल्कुल डिटेल में बहुत अच्छे से हर कंसेप्ट आपको डिस्कस करवाऊंगी। स्टेबिलिटी है, एक्सपेंशन है, रिट्रेंचमेंट है, कॉम्बिनेशन है। और में भी देखिए कि यहाँ ग्रोथ और एक्सपेंशन दो नाम थे, तो हमने भी लिया है एक्सपेंशन या ग्रोथ। राइट, अब ये जो चार्ट है इसमें नाम नाम देखना कहाँ क्या बिखरा हुआ है, इसको मैं बाद में आपको बहुत डिटेल में जब टॉपिक आएगा, जैसे एक्सपेंशन का या ग्रोथ का आएगा, तो डिटेल में दोबारा से चार्ट आपको शो करूंगी। अभी के लिए क्योंकि मुझे आपको प्रूव करना है कि हमारे सारे टॉपिक है या नहीं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, तो इसलिए मुझे दिखाना पड़ेगा। तो आप एक बार ये छोटा सा चार्ट देख लो। कहने में छोटा है पर लेंथी बहुत है। सबसे पहले देखेंगे, जैसे मैंने आपको बोला 4 हिस्से हैं किसके, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में 4 हिस्से देखें, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। राइट, ये चारों के चारों नाम आपके हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब मिलाते जाना। इंटेंसिफिकेशन, ये देखिए पहला वर्ड इंटेंसिफिकेशन, इसके अंदर कितने पार्ट है, 3। ये दोबारा चार्ट आपको मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, लेकिन अभी मुझे ये सब कवर करके दिखाना है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। इंटेंसिफिकेशन में देखिए मार्केट पेनिट्रेशन पहला नाम, दूसरा मार्केट डेवलपमेंट, ये देखिए मार्केट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और ये है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, अब आ जाओ डिवर्सिफिकेशन पर, जिसमें है वर्टिकल। वर्टिकल में ये देखिए यहाँ पर आपको 2 पार्ट, 2 लाइनें दिख रही है ना, ये देखिए 2 पार्ट, बी और एफ के नाम से, बी फॉर बैकवर्ड, एफ फॉर फॉरवर्ड। ठीक है, ओके। हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल ओके। कोसेंट्रिक है, कोसेंट्रिक। और लास्ट है कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट डिवर्सिफिकेशन। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड भी मैंने आपको बताया। एक्विजिशन मर्जर है, तो देखिए एक्विजिशन और मर्जर ये मिलेगा आपको, एक्विजिशन और मर्जर। और डिवर्सिफिकेशन तो मैंने आपको यहाँ दिखाई दिया है। इसमें भी पार्ट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर थोड़े दिखाए हैं, हालांकि यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें इनके और पार्ट्स भी करने हैं।
रिट्रेंचमेंट में भी पार्ट नहीं दिखाए गए हैं, यहाँ पर रिट्रेंचमेंट में भी सब पार्ट है, जैसे टर्न अराउंड है, डिवेस्टमेंट है, लिक्विडेशन है, बहुत सारा हिस्सा है। तो एक आपको ओवरव्यू तो मिल गया कि हम एक चैप्टर में कितना लेंथ तक जाना है, कितने हमारे सब पार्ट हैं, और मैंने आपको यहाँ पर मैच करके भी दिखाया कि आपका जो चैप्टर ओवरव्यू सबसे पहले पेज पे जो मिलता है वो मैंने आपको यहाँ शो कर दिया है। ठीक है, अब हम बहुत आराम से, तसल्ली से, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी टेंशन के बढ़ सकते हैं आगे। करें हम स्टार्ट। चलिए, सबसे पहला कंसेप्ट करते हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी। हालांकि हम पहले ले चुके हैं स्ट्रेटेजी का, छोटा मोटा मीनिंग हमने लिया है, पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन मैं ये चैप्टर बहुत फ्रेश तरीके से स्टार्ट करवाऊंगी आपको, इसलिए स्ट्रेटेजी में हर तरह से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिटेल में बन सकता है ना, वो भी हम लेंगे। चलिए, कंसेप्ट नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, दैट इज स्ट्रेटेजी एंड कंपनी स्ट्रेटेजी। जैसे अभी बोला मैंने, चैप्टर नंबर 2 ओल्ड सिलेबस में, चैप्टर नंबर 1 न्यू सिलेबस में। जितने भी कन्वर्जन के स्टूडेंट्स हैं जो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हुए हैं, उनको ये लिखने से काफ़ी आसानी हो जाती है, राइट, कि हमने ये कहाँ पढ़ा था, अब कहाँ मिला है, इसलिए मैंने ये साथ में लिख रखा है। ठीक है, स्ट्रेटेजी का नो डाउट हमने मीनिंग लिया था, मैं दोबारा कह रही हूँ कि लेकिन हमें अब ये दोबारा से लेना है। हम करते हैं आपके साथ सबसे पहले, स्ट्रेटेजी जब भी आए, चाहे कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी आए क्वेश्चन पेपर में, चाहे कंपनी स्ट्रेटेजी से आए, या केवल सिर्फ स्ट्रेटेजी का कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपको इंट्रोडक्शन ये मस्ट है एग्जाम में लिखना। क्या है? सबसे पहला वर्ड याद रखेंगे, जो वर्ड स्ट्रेटेजी है वो आया कहाँ से है? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड में जब ये स्ट्रेटेजी वर्ड था तो उसका मीनिंग क्या था? दैट इज स्ट्रेटेजस। क्या मीनिंग था? स्ट्रेटेजस। ठीक है, अब ये स्ट्रेटेजस का मीनिंग हम क्या समझते थे? उसको बोलते थे जर्नलशिप। तीनों वर्ड याद रहेंगे। सबसे पहला कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड में इसको क्या कहते थे? स्ट्रेटेजस। मीनिंग क्या होता था? जर्नलशिप। इसमें से कहीं से भी एमसीक्यू आ सकता है, प्लीज मेक श्योर कि आपको ये वर्ड पक्की तरीके से याद हो। इतना ही इंट्रोडक्शन है, तो इसको लिखेंगे कैसे देख लीजिए। स्ट्रेटेजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेजस मीन्स जर्नलशिप। स्ट्रेटेजी वर्ड इज टेकन फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड। दोनों वर्ड अच्छे से क्लियर हो गए। चले हम ओके। नेक्स्ट चलते हैं आपके साथ मीनिंग पर। अब मीनिंग को समझने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें सारी कंप्लीट समझनी होंगी। उसका रीज़न, क्योंकि एक तो एमसीक्यू पैटर्न है तो हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, और दूसरा हमें स्ट्रेटेजी में जितनी डेफिनेशंस हम करके जाएंगे, हमारा पेपर का जो लेवल है वो बहुत अच्छा होगा। पेपर के लेवल का मीनिंग क्या है? देखिए, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी, लेकिन एक शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। अभी जो लेक्चर्स देख रहे हैं उनको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो क्या है ना, जब आप पेपर को अटेम्प्ट करने जाओ, चाहे बेशक थियोरटिकल का चाहे वो प्रैक्टिकल का, जो आप शीट पर लिखते हैं वो ऐसे लिखिए कि सामने वाले एग्जामिनर को कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ मुझे बता के आना है। पहला जो आपको हमेशा देना है, माइंड में ये रखना हमेशा कि शीट पर जो भी लिखूं मैं, इस तरीके से लिखो कि हर चीज मुझे एग्जामिनर को बता के आनी है। पहली चीज तो ये है। दूसरा, प्रेजेंटेशन आपकी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो मन करे एग्जामिनर का पढ़ने के लिए। आपने बहुत लंबा पहरा एक शीट लिख दिया पूरा, कौन पढ़ेगा इसे? आपकी बुकों में इतने सारे पहरे हैं, आपका मन करता है क्या पढ़ने के लिए? अपने आप को एग्जामिनर से अलग क्यों मानते हो? जब आप नहीं पढ़ सकते तो वो क्यों पढ़ेगा? उसको क्या पढ़ी है? नहीं, उसको नंबर देने हैं, उसको रुपए मिलते हैं इसलिए पढ़ेगा। आप अपना देखो ना, जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है। कितना टाइम हुआ है आपको मेहनत करते हुए? कितना टाइम आप इंटरमीडिएट के लेवल के लिए स्टडी करते हुए टाइम लगा रहे हो, या ग्रुप 2 या ग्रुप 1 की स्टडी करते हुए टाइम लगा रहे हो? बताओ एक बार। ये जो शीट आप 3 आवर्स में लिख के आते हो, ये ऐसी होती है जो आपकी इसकी मेहनत को प्रेजेंट करती है।
अब सोच के देख लो, सामने वाला एग्जामिनर क्या सपने में आता है आपके, या उसको सपना आया है कि इस स्टूडेंट ने बहुत मेहनत की है, इसको नंबर मिल जाने हैं, इसको मैं नंबर दे दूंगा। नहीं, आपके शीट से आपको नंबर मिलते हैं। जब जब आपने एग्जाम दिया है, जब जब आपको पेपर में आप लिख के आए हो, चाहे आपने टॉप किया है, चाहे आप बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से, क्योंकि आपने इस 3 आवर्स में अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की है। ये 3 आवर्स आपके अच्छे चले गए तो आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा। ये 3 आवर्स में आप पैनिक हो गए या आपने अच्छा प्रेजेंट नहीं किया तो आपका रिजल्ट कभी अच्छा आना ही नहीं है। बात मानते हो? चलूँ मैं अपने टॉपिक पर। इसकी डिस्कशन में डिटेल में आपको बहुत अच्छे से एक अलग से लेक्चर बना के देंगे, क्योंकि अब तो डिस्कशन हमारा चल रहा है चैप्टर का, और बीच में हम ये बातें डाल देते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन भी थोड़ी बीच में क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी। अभी हालांकि मैं मेरा मन था कि मैं आपको थोड़ा सा ये गाइड करूं कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बार बार क्वेश्चन लिख के देखने हैं।